सर्वोत्तम होना चाहिए पावर, वो भारत के नागरिक के पास, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के सांसद के पास होगा, और किसी बाहरी दबदबा उस पर ना हो, कोई शिकंजा उसको ना कसता हो। बिल्कुल किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए भारत के नागरिक, भारत के प्रधान, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल स्वतंत्र हो। तो इस कंडीशन को ही हम लोग संप्रभु कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? संप्रभु कहते हैं। तो हमारा भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र है। क्या है? संप्रभु राष्ट्र है। इसमें इंटरनल एवं एक्सटर्नल किसी भी प्रकार के मामला में डिसीजन लेने की बातें होती है तो हमारे संसद खुद लेती है। किसी शक्तिशाली देशों की आदेश का जो है सो पालन नहीं करता है, या फिर किसी शक्तिशाली देशों के आदेशों की जो है सो मोहताज नहीं होते हैं। जो फलाने कहेगा जो करने के लिए वही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन जो है वो हम भारत के लोग ही लेते हैं। तो इसी को हम संप्रभु राष्ट्र। हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, झक्कास होंगे, एकदम बिल्कुल ही एकदम टंच होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी कि यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका क्या है, इसके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो भी है उन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि ग्रुप डी से लेकर के बीपीएससी यूपीएससी तक का जो पीटी का एग्जाम होता है वहाँ तक का क्वेश्चन आपको इसमें कवर होने वाला है। जैसे इसे में हम आपसे पूछेंगे या सिखाएंगे कि भारत की जो प्रस्तावना है या किन देशों से मतलब प्रभावित होकर के लिया गया है, या फिर हम इसमें यह भी बताने वाले हैं कि जैसे हमारे भारत देश में संविधान जब लागू नहीं था तो उस वक्त हमारे देश में ऐसी कौन सी जो है सो नियम था जिसके आधार पर भारतों को चलाया जा रहा था, चलाया गया भी था। इन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। उसके बाद इसमें हम ये भी बताएंगे कि हमारे भारत की जो प्रस्तावना है वो सबसे पहले इसका विचार किन देशों में आया था, उसके बाद कहाँ की ये भाषा के द्वारा हमारे देश में जो है सो प्रस्तावना को अपनाया गया है। हमारे जो भारत की जो प्रस्तावना है इसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है, इनमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको व्याख्या करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका अर्थ नहीं जानने के कारण प्रस्तावना जो है सो नाम मात्र का ही रह जाता है। और अगर उसकी हम शब्दों को शब्दार्थ जान लेते हैं तो समझ लीजिए ये संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। एक जो है सो व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने हमारे भारतीय संविधान को भारत की संविधान का आत्मा कहा था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जो है सो बताया जाएगा किसने हमारे भारत के संविधान को क्या कहा, क्यों, कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र के नाम से जो है सो संबोधित किया, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक पत्र के नाम से संबोधित किया है। तो इन तमाम प्रकार के क्वेश्चन को हम इसमें जिक्र करने वाले हैं और इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी उन सारी चीज़ों को हम जो है सो एकदम डिस्क्राइब करने वाले हैं, एकदम मस्त तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, क्योंकि इसमें एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको जो है सो प्रस्तावना के बारे में हर चीज़ को एकदम पूरा व्याख्या के साथ जो है सो सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने लिखे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान, भारतीय इट मीन्स भारत, भारत की जो संविधान है वो भारतीय संविधान कहलाएगा। तो भारत तो आप भारतीय मतलब भारत समझ लिए, लेकिन इसमें एक शब्द है संविधान। तो संविधान की परिभाषा पहले दीजिए कि संविधान आखिर है क्या, हम इस संविधान की हमें आवश्यकता क्यों होती है, क्या संविधान के बिना हमारे देश की शासन व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं चलाया जा सकता है? तो इसका जवाब है चलाया तो जा सकता है, लेकिन वहाँ की जनता सभ्य होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनकी जो राजा होती है, उनकी जो प्रधान होती है, उनकी बातों को उनकी बातों से सहमत सारे जनता होंगे, तभी बिना संविधान के हमारे भारत हम किसी भी देश में जो है सो शासन व्यवस्थाएं चलाई जा सकती है। जैसे कि ब्रिटेन में देखिएगा तो वहाँ की जो है सो अभी भी जो है सो राजतंत्र ही चलता है, लेकिन वहाँ पर जो है सो लिखित रूप से संविधान नहीं है। लिखित रूप से संविधान है बट लिखित रूप से नहीं है, मतलब नियम सारे अपनाया जाता है लेकिन उन नियमों का एक लिखित रूप से कोई किताब नहीं है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि ब्रिटेन की जो संविधान है या फिर कनाडा की जो संविधान है, कनाडा नहीं, यहाँ पर आप कह सकते हैं जैसे न्यूजीलैंड की जो संविधान है, तो इन देशों के जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। नियम सारे चीज़ें हैं लेकिन लिखी हुई नहीं है, तो ये अलिखित संविधान है। जबकि हमारा भारत देश हो गया, अमेरिका हो गया, है ना, ये सारे देश जो है यहाँ पे लिखित संविधान है।
अमेरिका के संविधान की अगर बातें करें तो उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। केवल कितना है? 7 ही अनुच्छेद है, जबकि हमारे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद वर्तमान समय में थे। और अभी जब पूर्व के समय में था, जिस वक्त हमारे संविधान बनाया जा रहा था, यानी कि 1950 ईस्वी में। और अभी देखिएगा तो इसमें संशोधन करके कई सारे और भी डायमेंशन इसमें ऐड किया गया है, जिसके कारण इसकी संख्या बढ़कर 448 हो गया है। पहले इसमें जो है सो भाग था 22 गो हुआ करता था, और उस भाग की संख्या बढ़कर 25 गो हो गया है। पहले जो है सो अनुसूची 8 हुआ करता था, उस अनुसूची की संख्या बढ़ के अब जो है सो 12 हो चुकी है। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में वृद्धि देखने को मिलता है, लेकिन यह वृद्धि जो है सो संशोधन के माध्यम से किया गया है। एज इट इज उसमें नया नया पॉइंट नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि पॉइंट जितना भी जोड़ना था, जो भी करना था, वो शुरू में ही प्रारंभिक चरण में ही जो है सो हमारे जो भारत जो है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो माना जाता है, उन्होंने ही सारी चीज़ों को पहले ही क्लियर कर चुके थे। तो अभी संशोधन के माध्यम से आगे बढ़ती है। समझ गए ना? तो इसमें समझिएगा संविधान के बारे में कि नियमों का एक ऐसा किताब होता है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रह रहे लोगों के ऊपर लागू होती है, और वो सारे व्यक्ति इस संविधान में लिखी हुई बातों को अपना आदर्श मानते हुए, उनको आदर्श समझते हुए, उनके आधार से अपने जीवन को यापन करते हैं। तो इस प्रकार के लिखित किताब को ही संविधान कहा जाता है। हमारे भारत में भी एक संविधान है, भारतीय संविधान है। इसमें कानून व्यवस्था है, हमारे देश में किस जो है सो अपराध का कौन सी दंड है, कौन सी गलतियां करने पे कौन सी सजा मिलती है ना, इन तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र किया हुआ रहता है। और उसी किताब का नाम है संविधान, भारत की संविधान। और इसी संविधान को अलग अलग प्रकाशन ने अपने अपने नाम दे करके जो है सो बुक प्रकाशित भी किए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस बुक है, इस किताब का नाम है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत जो है ये IAS रैंक तक की जो तैयारी करते हैं ना, उन बच्चों को जो है सो इस किताब को पढ़ने के लिए जो है सो उसको सलाह दिया जाता है कि इस किताब को पढ़िए, आपको जो है सो हर एक क्वेश्चन पॉलिटी का जितना भी क्वेश्चन रहेगा पकड़ाएगा। और संविधान भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा किताब है, संविधान नाम का भी एक किताब है। तो संविधान के बारे में आपने समझ लिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्रस्तावना या उद्देशिका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं। तो यानी कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। देखिए, इसको लागू करने का एक रीजन था। रीजन ये था कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश क्या हुआ था? तो आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी के वक्त हमको जब मिला था अपना संविधान लिखने के लिए, संविधान सभा का गठन करने के लिए, तो संविधान तो एकाएक नहीं लिखा जाता है ना, उसमें वक्त भी लगता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान जो लिखा गया है वो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में लिखा गया है। कितने दिन में? 18 दिन में। यानी कि इसकी जो लिखा गया संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखा गया है। लेकिन यह डेट जब देखिएगा तो आप लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक में जब आप इसको चेक कीजिएगा तो आपको डेट मिलेगा कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में ये जो है सो संविधान बनके तैयार हुआ था। लेकिन इस वक्त जो है सो हमारे भारत के संविधान लागू नहीं हुआ था, गणतंत्र हमारा देश नहीं हुआ था। हमारा जो गणतंत्र देश हुआ था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये क्या हुआ था? तो लागू हुआ था। तो अब यहाँ तक पहुँचने में हमारे संविधान का एक तरह से निर्माण जो है वो प्रारंभ है, अगर हम मानते हैं शुरू से लेकर के अभी तक। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं? तो इसमें कह सकते हैं कि इसका जो टाइम लगा था वो 3 वर्ष 1 महीना 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन। ये 16 दिन, ये आपके लिए बिल्कुल ही नया क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप लोग एक ही क्वेश्चन को रटे होंगे, संविधान का निर्माण होने में कितना वक्त लगा? तो आप लोग जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। लेकिन यह जो वक्त लगा था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक ही लगा था। और यह जो है सो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था। तो इस टाइम तक अगर आप इसको जोड़िएगा तो 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन का वक्त लगता है। तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता था। समझ में आ गया ना? तो ये आपको ध्यान में
रखना है। अब उसके बाद प्रस्तावना, तो जब तक हमारे भारत देश में संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक हमारे भारत में एक जो है सो संविधान की आत्मा कहे जाने वाली एक प्रियम्बल था जिसे भारत में अपनाया गया था और इसी के आधार पर जो है सो भारत में शासन व्यवस्थाओं को चलाया गया था। कब तक? तो 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन तक जो है सो इसी के आधार पर चलाया गया था। क्योंकि अगर प्रस्तावना लागू नहीं होता तो हो सकता था कि हमारे देश में जो है सो हिंसा फैल जाता, क्योंकि कोई भी नियम कानून नहीं रहता तो उसी द्रव्यान में जिसको भी मतलब दंगई टाइप का होता वो अपना जो है सो काम कर जाता। लेकिन उन सब पर भी प्रतिबंध लगाने हेतु तो हमारे भारत के संविधान के निर्माता लोगों ने क्या किया कि तब तक के लिए एक उद्देशिका को इसमें जोड़ दिया गया, और उद्देशिका वो होती है, प्रस्तावना वो होती है जो लगभग हर देशों में संविधान को बनाने से पहले लागू करती है। जैसे अमेरिका में देखिएगा तो अमेरिका में जो संविधान लागू किया गया था वो 1789 ईस्वी में ही लागू हुआ था, और इसलिए कहा जाता है कि सबसे प्रारंभ में संविधान यानी कि सबसे पहले संविधान किस देश में लागू हुआ तो वो है अमेरिका में सबसे पहले लागू हुआ था। 1789 ईस्वी में ही लागू हो चुका था। और उसके बाद अमेरिका के बारे में एक चीज़ और होता है कि सबसे छोटा अनुच्छेदों के आधार पर कौन से सबसे छोटा संविधान है, तो इसके लिए भी बताना है कि अमेरिका है। लेकिन हमारे भारत के बारे में बताएगा तो आपको बताना है कि हमारे भारत के जो संविधान है वो लिखित रूप से पूरे विश्व की सबसे बड़ी संविधान है और अनुच्छेदों के आधार पर भी सबसे बड़ी संविधान है। ये तो खैर उसकी विशेषता है, विशेषता जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे उस वक्त हम आपको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। फिलहाल प्रस्तावना के बारे में समझिए। तो इसमें जो है सो इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया था, है ना, यानी कि संविधान लागू होने से पहले प्रस्तावना को ही लागू किया गया था और इसी के आधार पर देश को शासन व्यवस्थाएं चालू किया गया था। अब इसमें कौन कौन सी बातों को जिक्र किया गया था उससे पहले चलिए एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना के बारे में, कुछ तो ऐसे हुए जो बोले हैं जो संविधान की आत्मा कहे जाते हैं हमारे जो है सो ये प्रस्तावना, या फिर कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जो परिचय पत्र के रूप में इसको संबोधित किए हैं, कुछ राजनीतिक पत्री के रूप में भी इसको संबोधित किए हैं। तो वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, इसलिए सबसे पहले इसको देखिए। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना को किसने राजनीतिक पत्री कहा है? प्रस्तावना को भारत की संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक पत्री कहा है? तो इसके लिए आपको बताना है के.एम. मुंशी ने कहा है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। किसने? के.एम. मुंशी ने। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना कि के.एम. मुंशी साहब जो थे इन्होंने ही हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है उसको संबोधित क्या किए हैं, तो राजनीतिक जन्मपत्री के रूप में इसको कहा है। पत्री कह लीजिए या जन्मपत्री कह लीजिए, है ना। उसके बाद जब अगला क्वेश्चन देखिएगा तो इसी प्रस्तावना को अगला व्यक्ति एक हुए जिनका नाम था, है ना, उन्होंने क्या कहा था, तो जैसे कि इसका नाम हम कह सकते हैं भार्गम, है ना। कौन सा? तो ठाकुरदास भार्गम। ये ठाकुरदास भार्गम जो थे इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा, तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है ना। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गम ने कहा है। और यही सारे क्वेश्चन आपको देख रहे हैं ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। भारत की आत्मा यानी कि संविधान की आत्मा किससे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो आपको बताना है ठाकुरदास भार्गम जी थे। क्या थे? ठाकुरदास भार्गम जी थे। एक और व्यक्ति आए जिन्होंने इस प्रस्तावना के बारे में बताए हैं। प्रस्तावना को इन्होंने क्या परिचय पत्र के रूप में बोले हैं? परिचय पत्र। जिस प्रकार से हमारे पास परिचय पत्र के रूप में क्या होता है? आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, तो वो हम कहते हैं कि हमारे लिए पहचान पत्र है, परिचय पत्र है, ठीक है ना, आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भी इन्होंने क्या कहा है? तो परिचय पत्र कहा है। और कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो N.A. पालकी वाला है। क्या है? N.A. पालकी वाला। ये पालकी वाला वो नहीं जो डोली उठा करके चलते हैं पालकी पे, है ना। N.A. पालकी वाला,
ये N.A. पाल्की वाला है, इसका नाम N.A. पाल्की वाला है। तो ये 3 व्यक्ति हैं जो है सो हमारे भारत की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को निम्न रूपों में जो है सो बोले हैं, इनको संबोधित किए हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना को किसने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, तो के.एम. मुंशी ने कहा है। संविधान की आत्मा को, संविधान की आत्मा जो है सो प्रस्तावना को कहा है, ये किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गम्य ने कहा है। परिचय पत्र के रूप में किसने कहा है, तो N.A. पाल्की वाला ने कहा है। इतनी बात तो आपने समझ लिए। और उसके बाद आपने ये भी समझ लिए कि हमारे भारत में जो संविधान लागू होती है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे भारत में संविधान लागू होती है। और तब से लेकर के हमारा भारत जो है वो गणतंत्र बनता है। हमारा भारत क्या बन जाता है, गणतंत्र बनता है। गणतंत्र कहने का मतलब ये हुआ कि गणों का तंत्र, गण जोड़ तंत्र, गणतंत्र मतलब जनता, जनता का तंत्र, जनता का शासन ही गणतंत्र के रूप में जाने जाते हैं। मतलब ये कि हमारे भारत के सर्वोत्तम पद, राष्ट्रपति का जो पद है, उसके लिए भी चुनाव होगा। डायरेक्ट मनोनीत या फिर नियुक्त नहीं किया जाएगा, उसके लिए भी निर्वाचन होगा। निर्वाचित होकर के उसके बाद हमारे देश के जो सर्वोत्तम पद है उस पर भी अगर कोई व्यक्ति जा रहे हैं तो उसके लिए भी निर्वाचन होगा। वो भी क्या होंगे, चुनाव करके जीत करके उसके बाद आ सकते हैं। यानी कि हमारे देश में अगर चाय बेचने वाला भी व्यक्ति है तो वो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की संविधान ही हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम गणतंत्र हैं, और गणतंत्र में जिसके पास एबिलिटी है, जिसको जनता पसंद करते हैं, जिसको जनता चाहते हैं, जिसको जनता उस पद तक पहुंचाना चाहते हैं, वो राष्ट्रपति भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो ये है 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद गणतंत्र हमारा देश हुआ था। अब यहाँ से हम समझते हैं कि प्रस्तावना क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, है ना। तो इस प्रकार के जो आप स्टेटमेंट सुनते हैं, इसमें जो शब्द का प्रयोग हुआ है, उन सारे शब्दों के बारे में हम विस्तार रूप से व्याख्या करके आपको समझाने वाले हैं। कि इसमें जैसे कि हमने बोले कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर अमेरिका के संविधान, अमेरिका की प्रस्तावना होता तो वो वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वे द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ USA। या फिर पाकिस्तान का अगर कोई नागरिक होता और अपने पाकिस्तान के प्रस्तावना के बारे में बोलता तो इंग्लिश में इसी को क्या कहता, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इस प्रकार से स्टेटमेंट को प्रारंभ करते हुए और फिर आगे की बातें को स्टार्ट करते हैं। चीन के भी लोग यही कहेंगे, जापान के लोग भी यही कहेंगे, है ना। अफ्रीका के लोग भी यही कहेंगे, साउथ अफ्रीका के लोग भी यही कहेंगे। जो भी देश है इंग्लिश में अगर इसको जो है सो प्रस्तावना लिख रहे हैं तो वो भी ऐसे ही कहेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं भारत का वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से वो भी कहेगा वी द पीपल ऑफ अमेरिका, है ना। और उसके बाद जो है सो प्रभु संपन्न यानी कि सोवेरेन यानी कि प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब क्या होता है, वो शब्दों को लिख लिख करके हम आपको समझाते हैं। तो चलिए आइए, प्रस्तावना जो है सो हमारे भारत की, इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को क्या बनाना चाहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को, यानी हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अब ये पंथ निरपेक्ष हम शब्द बोल रहे थे, इस पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे हम अभी। तो पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और उस समय से भी जो है सो विभिन्न प्रकार की शब्द है, उसको भी हम लेकर के समझाते हैं। तो हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं, भारत को SSSDR बनाना चाहते हैं। दिखाई दे रहा है ना, दे रहा होगा शायद। तो भारत को क्या बनाना चाहते हैं, SSS बनाना चाहते हैं। और इसके बाद और भी हैं। तो SSS के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके बारे में बताना है कि हम भारत को, जैसे कि हमने बोले प्रभुत्व संपन्न को इंग्लिश में सोवेरेन कहते हैं। तो सोवेरेन SOVEREIGN, सोवेरेन यानी कि प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, है ना, प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद सामाजिक यानी कि सोशलिस्ट, है ना, समाजवादी। उसके बाद सेक्युलर
सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, क्या, पंथ निरपेक्ष। डी मतलब समझना है आपको, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। और फिर आर फॉर रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी गणतंत्र। तो हम भारत को, यानी कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और उन सब में से भी व्यक्ति की गरिमा और अखंडता, ये सब जो सुने हैं ना, इन सारे चीज़ों के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए, और इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अन्यथा हम इधर लिखते हैं, मेरे पास इधर भी जगह है। तो हम भारत को ये 5 चीज़ बनाना चाहते हैं, और इसके आगे भी बताएंगे। तो 5 चीज़ों में कौन कौन बनाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि SSSR बनाना चाहते हैं। हम भारत के लोग भारत को SSSR बनाना चाहते हैं। अब SSS का मतलब क्या हुआ, तो इसके बारे में बताना है कि सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यानी कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। और इसके बाद भी हम इसको जो है सो और क्या बनाना चाहते हैं, तो न्याय, स्वतंत्रता और समानता दिलाना चाहते हैं। क्या दिलाना चाहते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, और क्या दिलाना चाहते हैं, तो न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये चीज़ हम जो है सो दिलाना चाहते हैं। अब न्याय जो है वो न्याय भी कई प्रकार का होता है, तो हम किस टाइप का न्याय देना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताना है। जैसे कि हम न्याय में क्या देना चाहते हैं, तो सामाजिक देना चाहते हैं, आर्थिक देना चाहते हैं और राजनीतिक देना चाहते हैं। तो न्याय में भी कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ध्यान में रखना है, हम इससे क्या देना चाहते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं। यानी कि सोशलिस्ट देना चाहते हैं, इकोनॉमिकली देना चाहते हैं, और पॉलिटिकली जो है यहाँ पर हम न्याय देना चाहते हैं। न्याय कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो जुडिशियली हमारे पास बना हुआ है उनके बारे में चर्चा कर रहा है कि हम उसको न्याय भी देना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार का है। अब स्वतंत्रता अगर देख रहे हैं, तो स्वतंत्रता में हम क्या क्या देना चाहते हैं, तो स्वतंत्रता में हम देना चाहते हैं विचार। किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ का विचार अगर करना हो तो वो विचार कर सकता है। विचार करने पे किसी को रोक ठेक नहीं है। वो अपनी मन की, अपनी इच्छाओं को, अपने मन से कुछ भी विचार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। विचार करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, उस विचार से अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं किसी को, तब जाके आपको जो है सो दिक्कतें आ सकती है। हमारे भारतीय संविधान में उस जो है सो अपराध का जो भी पनिशमेंट लिखा हुआ है उसमें वो आपको सजा मिलेगा। तो विचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। विचार के बाद क्या आ जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति है ना, अब ये स्वतंत्रता तो इधर लिखा हुआ है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी बातों को चाहते हैं तो बोल के ना रख सकते हैं, आप केवल मौखिक रूप से भी बता सकते हैं। जैसे किसी को इशारा करके भी अगर आप किसी को कुछ संकेत देना चाहते हैं तो बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करके भी आप उसको संकेत दे सकते हैं। जैसे कि अगर हमें मान लेते हैं कि हम खाना खा रहे हैं और हम जो है सो खाना खाते वक्त जो है सो अगर हमें और भी रोटी की आवश्यकता है, लेकिन हम मुंह में जो है सो रोटी डाले हुए हैं और उसको चबा रहे हैं, और अगला व्यक्ति हमसे पूछ रहा है कि और भी रोटी चाहिए, तो हम उनको बोलेंगे कि हाँ चाहिए तो ज़रूर, लेकिन हम मुख से बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक रोटी और चाहिए, ऐसा हम कहना चाहते हैं तो बस हम उसको इशारों में कह सकते हैं, ऐसे कर देंगे तो मतलब एक रोटी वो लेकर के आ जाएगा। अगर वो व्यक्ति पूछ रहा है कि रोटी भी चाहिए तो हम वो ऐसे कर दिए, एक कर दिए तो मतलब एक दे दीजिए, या फिर 2 कर दिए तो 2 रोटी दे दीजिए, मतलब वो समझ जाएंगे कि हाँ 2 रोटी मांग रहे हैं और वो दे देंगे। तो ये हमारी अभिव्यक्ति है। या फिर हम अभिव्यक्ति के रूप में ये भी कह सकते हैं, जब कभी भी आप देखते हैं ना कि किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, किसी नेताओं को अगर आप लोग विरोध करना चाहते हैं तो उनका पुतला आप लोग जलाते हैं। तो ये भी क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये हो गया। उसके बाद विश्वास। उसके बाद क्या है, विश्वास, धर्म, विश्वास, धर्म। और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उपासना, है ना।
तो स्वतंत्रता में हमें इस 5 प्रकार की चीज़ों की ज़रूरतें हो जाती है। न्याय में देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और ठीक उसके बाद जब हम आ जाते हैं समानता के आधार पे, क्या देखना चाहते हैं? समानता। तो समानता में हम लोग किस चीज़ों पे समानता देते हैं? तो समानता में हम लोग अक्सर जो है सो दे देते हैं इसमें प्रतिष्ठा की जो है सो समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, अपॉर्चुनिटी है ना। प्रतिष्ठा, उपासना यानी कि वर्शिप, स्पेस नहीं है नहीं तो हम इसका इंग्लिश में भी नाम लिख लेते हैं, है ना। कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग समझ भी सकते हैं कि ये सोशोलॉजिकल बातें करती है, सोशल के लिए, समाज के लिए, इकोनॉमिकली बातें करता है और ये पॉलिटिकली बातें करता है। तो ये इंग्लिश में भी इसको आप समझ सकते हैं। अब इन सारे शब्दों का अर्थ हमें विस्तार रूप से पढ़ना है, समझना है, सीखना है, क्योंकि इसमें जो है सो इन सारी चीज़ों का तो जिक्र किया गया है और इसके साथ ही साथ एक और भी इसमें शब्द जोड़ा गया है, जैसे व्यक्ति की, इन सब में से भी क्या कहते हैं? तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और क्या? तो अखंडता। अखंडता कहने का मतलब यहाँ पर ये समझना है आपको कि हमारा भारत देश का जो टुकड़ा नहीं होना चाहिए। हम भारत देशवासी जो हैं वो पूरे क्षेत्रफल को एक साथ मिला करके एक साथ रहने की प्रयास करेंगे और रहेंगे भी। इस बात का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। तो अखंडता का मतलब ये हुआ कि इसका खंडन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है सो इस प्रकार का था, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो इन सारे शब्दों का प्रयोग आपको समझना है, सीखना है कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि प्रस्तावना में मुख्य रूप से इन्हीं सारे शब्दों का जो है सो जिक्र किया गया है और इन सारे शब्दों को ही आपको जो है सो डिटेल में समझना है, पढ़ना है, सीखना है। जैसे इसी में बताते हैं, देखिए हमने क्या लिखे हैं कि प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब क्या होता है, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इससे पहले वाला चीज़ जो भी है वो आपने समझ लिए हैं। प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे भारत देश की जो भी शासन व्यवस्थाएं हैं, उस शासन या फिर कोई भी अधिकार है, तो वो अधिकार, वो पावर हमारे भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत रह रहे लोगों को, जो नागरिक यहाँ के हैं, उन्हीं के पास देश की सर्वोत्तम शक्ति भी है। यानी कि इंटरनल हो या एक्सटर्नल पावर हो, दोनों प्रकार की पावर अगर भारत के नागरिक के पास ही है, तो उस स्थिति में हम इस कंडीशन को हम संप्रभु राष्ट्र कहेंगे। हम क्या कहेंगे? संप्रभु राष्ट्र कहेंगे। जैसे मान लेते हैं यह क्या है, तो भारत का है, भारत का ये दक्षिणतम एरिया है, मान लेते हैं। एक सेकेंड, इसको बनाते हैं थोड़ा सही से, है ना। तो नीचे वाला जो है सो हमने बना लिया, ऊपर में भी और बनाते जगह नहीं है। तो ये भारत है, तो भारत का ये अंदर वाला जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा। तो इंटरनल पावर, एंड बाहर वाला जो हो गया वो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पावर। दोनों प्रकार की पावरों में जो सर्वोत्तम होना चाहिए पावर, वो भारत के नागरिक के पास, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के सांसद के पास होगा और किसी बाहरी दबदबा उस पर ना हो, कोई शिकंजा उसको ना कसता हो। बिल्कुल किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए भारत के नागरिक, भारत के प्रधान, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल स्वतंत्र हो। तो इस कंडीशन को ही हम लोग संप्रभु कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? संप्रभु कहते हैं। तो हमारा भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र है। क्या है? संप्रभु राष्ट्र है। इसमें इंटरनल एवं एक्सटर्नल किसी भी प्रकार के मामला में डिसीजन लेने की बातें होती है तो हमारे संसद खुद लेती है। किसी शक्तिशाली देशों की आदेश का जो है सो पालन नहीं करता है, या फिर किसी शक्तिशाली देशों के आदेशों की जो है सो मोहताज नहीं होते हैं, जो फलाने कहेगा जो करने के लिए वही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन जो है वो हम भारत के लोग ही लेते हैं। तो इसी को हम संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो ये हो गया। उसके बाद देखिए समाजवादी। समाजवादी कहने का मतलब तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे भारत में जितने भी समाज हैं उन सारे लोगों को हम एक समाज के साथ जोड़ करके रखना चाहते हैं, समाज की भलाई के लिए बातें करना चाहते हैं। यहाँ की सरकार भी समाज के प्रति जिम्मेदारें होती है, समाज की जो है सो एकता की बातें करती है, उसको जो है सो मिला करके, क्योंकि हमारा भारत जो है सो वो कई धर्मों के साथ जो है सो यहाँ पर जीवन यापन लोग करते हैं। तो सारे लोगों को एक समाज के रूप में देखना है, सभी को भाईचारा के साथ लेकर के चलना है। ये होता है समाजवादी।
द पंथ निरपेक्ष, यहाँ पे दो वर्ड है, इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना था। ये पंथ निरपेक्ष जो कहता है ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इसी में प्रस्तावना में एक बार जो है सो संशोधन करके इंदिरा गांधी 1978 ईस्वी में इसमें संशोधन करके क्या किया गया था, तो इसमें 3 नए वर्ड को जोड़ा गया था और अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है और उस संशोधन के करने के बाद इसमें 3 नए शब्द को जोड़ा गया है। उस शब्द को भी आपको ध्यान में रखना है। पंथ निरपेक्ष को भी जोड़ा गया है, उसके बाद समाजवादी को भी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, है ना, और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पे आप जब देखिएगा पुराने किताबों में तो वो पंथ निरपेक्ष लिखता है और कुछ ऐसे देखिएगा प्रस्तावना में जहाँ पे धर्म निरपेक्ष लिखता है ना। सॉरी। तो पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो है सो धर्मनिरपेक्ष को हटा करके पंथ निरपेक्ष रखा गया है। मतलब धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब ये हुआ था कि धर्म को राष्ट्र से अलग करना, अलगाव करना एक तरह से था। धर्मनिरपेक्ष पहले जोड़ा गया था, तो इसका मतलब होता है कि धर्म को राष्ट्र से अलग करना। जबकि पंथ निरपेक्ष का कहना ये होता है कि राष्ट्र का कोई अपना जो धर्म नहीं होता है, राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होता है, बल्कि इस राज्य के अंतर्गत, इस राष्ट्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के धर्म, जो भी जिस धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं वो सभी व्यक्ति इस देश के अंतर्गत, इस राज्य के अंतर्गत निवास कर सकते हैं और राष्ट्र के अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन को ही हम लोग पंथ निरपेक्ष कहते हैं। जबकि धर्मनिरपेक्ष ये कहता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है फिर भी, और जो लोगों का धर्म है उन दोनों में एक अलगाव की स्थिति को पैदा करता है धर्मनिरपेक्ष। तो उस शब्द को हटा करके वहाँ पे पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है और इसमें राष्ट्र का जो है सो कोई अपना धर्म नहीं होगा, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग निवास कर सकते हैं और राज्य जो है उन सभी धर्मों को सम्मान करेंगे। जैसे हम बिहार वासी हैं तो बिहार में अगर रह रहे हैं तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी पर धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे निवास करते हैं और किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो यही है यहाँ पर क्या चीज़, तो पंथ निरपेक्ष इसको कहते हैं। और अगला शब्द आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक कहने का मतलब बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हमारा भारत जो है वो डेमोक्रेटिक जो है सो राष्ट्र है। डेमोक्रेटिक राष्ट्र कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आम जनता का तंत्र होता है। इब्राहिम लिंकन ने भी कहा था लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कि लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए एवं जनता के द्वारा ही चलाया गया शासन होता है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो अंतिम शक्ति होती है घुमा फिरा करके अंतिम रूप से शक्ति जनता के ही पास होता है, इसलिए इसको लोकतांत्रिक देश कहते हैं। क्योंकि पंचवर्षीय जो चुनाव होता है उसमें आप लोग देखते हैं कि अगर कोई सरकार इस बार जीत गया है और वो जनता की भलाई की बात नहीं करता है, जनता की भलाई के लिए काम नहीं करता है, तो अगले 5 साल के बाद जब फिर से चुनाव होगा तो वो जनता फिर से उसके पास इतनी, उसके वोटों में उतना पावर है कि उस सरकार को गिरा करके नई सरकार को खड़ा कर सकती है और उसको बर्खास्त कर सकता है। तो इसमें अंतिम रूप से शक्ति किसके पास आ रहा है, जनता के ही पास तो आ रहा है। क्योंकि एक बार अगर छल करके आपने जनता का भोली जनता का वोट को ठग करके आप सरकार बन जाते हैं तो मात्र 5 साल तक ही आप सत्ता में रह सकते हैं। अगली बार फिर आपको रहने की कोई अधिकार नहीं रहेगा। अगर जनता आपको हटाना चाहे तो हटा सकता है और दूसरे को फिर से सत्ता में ला सकती है। तो इसलिए लोकतंत्र हुआ। गणराज्य कहने के मतलब हमने ऑलरेडी समझा ही दिए हैं कि गणराज्य हमारे देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू होता है और यहाँ पे देश के जो सर्वोत्तम पद होती है राष्ट्रपति का, उस पद का भी जो है सो चुनाव होगा। कोई जबरदस्ती उस पर बैठ नहीं सकता है, कोई अपना अधिकार यहाँ पे वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि उसका चुनाव होता है। उस चुनाव में जो विजयी होगा वही उसमें राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये हो गया। सामाजिक समझ लिए, आर्थिक इकोनॉमी का लिखता है, यानी कि धन दौलत की बातें करता है, किसी एक के पास जो है इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसमें जो है समाज के कल्याण के लिए बातें करती है। तो ये हो गया। राजनीतिक मतलब अगर आम नागरिक भी चाहते हैं कि हम जो है सो राजनीतिक में भाग लें, चुनाव लड़ें, वोट डालें, तो उसको इस राजनीतिक पॉलिटिकली पावर जो है उसको प्राप्त है। वो वोट भी दे सकते हैं किसी को, अपनी मनचाहे पसंद जिसका भी मन करे देने का उसको भी दे सकते हैं। या फिर अगर ये खुद चाहते हैं कि हम चुनाव खुद लड़ जाएं, यानी कि विधानसभा का, लोकसभा का, जो भी राज्यसभा का चुनाव होता है वो ये लड़ भी सकता है। नीचे पंचायती स्तर पर देखें तो वो जो है सो मुखिया का भी चुनाव लड़ सकता है, वार्ड के भी चुनाव लड़ सकता है, पंचायत समिति का, जिला परिषद का, जिसका भी उसको इलेक्शन लड़ने का है वो लड़ सकता है। उसके पास इतना पॉलिटिकली पावर दिया गया है हमारे भारतीय संविधान के द्वारा।
समझ गए ना। विचार मतलब कुछ भी सोच सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी व्यक्ति जैसे कि हमने अभी समझा ही दिए हैं कि अगर आपको मन है कि किसी चीज़ के बारे में अभिव्यक्त करने के, तो वो आप इजीली ढंग से कर सकते हैं। किसी का पुतला जलाना है वो भी आप कर सकते हैं, है ना। जैसे किसी को इशारों में बात करना है वो भी आप कर सकते हैं। विश्वास किसी चीज़ पर आप लोग अपना विश्वास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है विश्वास करने में, कहीं कोई रोक ठेक नहीं है। और धर्म, धर्म कहने का मतलब आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं। यहाँ पे कोई दबदबा नहीं है कि हमारे ही धर्म को फॉलो करेगा तभी इस राष्ट्र में, इस देश में रहने दिया जाएगा। अगर इस धर्म को नहीं मानते हैं तो आपको इस देश में रहने की कोई अधिकार नहीं है, ऐसा तो नहीं कहता है। धर्म कहने का मतलब यहाँ पे आपको धर्म की स्वतंत्रता है, जिस भी धर्म को आप मानना चाहते हैं वो अपना मान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वर्तमान समय में जिस धर्म को आप मान रहे हैं और उस धर्म में आपको किसी प्रकार का खोट नजर आता है, आप चाहते हैं कि फलाना धर्म जो है सो वो अच्छा है, उसको धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो आप इजीली ढंग से उसके भी धर्म को अपना सकते हैं। यहाँ पे हम नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा विवादें होती है, इसलिए हम किसी भी धर्म के नाम ना लेकर के मतलब एक सामूहिक रूप से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं विदाउट नेम लिए हुए, समझ रहे हैं ना। उसके बाद उपासना, आप उपासना भी कर सकते हैं, वर्शिप जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, वो भी आप इस इजीली ढंग से कर सकते हैं। समानता, अगर किसी भी प्रकार की जॉब जाते हैं तो प्रतिष्ठा तो सबसे पहले दिया जाएगा समानता के लिए, है ना। अगर आप एक मानव हैं तो मानव जो है सो अधिकार होती है, मानव अधिकार के तहत आपको एक सम्मान दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी प्रतिष्ठा की जो है सो समानता करते हैं। और अवसर, सरकारी नौकरी अगर लग रही है तो उसमें आपको अवसर की भी समानता दिया जाएगा, यानी कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद देखिए व्यक्ति की गरिमा, यही बात करता है, प्रतिष्ठा के साथ गरिमा को भी आप जोड़ सकते हैं। व्यक्ति की गरिमा अपनी होती है, मानव होने के नाते मानव अधिकार उसके पास है तो वो इसको प्राप्त है। राष्ट्र की एकता, एकता कहने का मतलब हमारे राष्ट्र में सभी एक हैं, एक जो है सो व्यक्ति रहेंगे, भाईचारे की तरह रहेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो ये राष्ट्र की एकता की बात करता है और अखंडता की भी बातें करता है। हमारे राष्ट्र का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, अखंडता की बात करता है, ये खंडन नहीं इसका होना चाहिए। तो ये भारत के संविधान में ये मुख्य रूप से शब्दों का जो है सो जिक्र किया गया था। उन सारे शब्दों को हमने इस रूप से जो है सो आपको समझाने की कोशिश से किए हैं। और कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सकारात्मक कमेंट हमें और भी इस प्रकार के वीडियो बनाने पढ़ाने का मोटिव मिलता है। और हम जो है सो आपके लिए दिन प्रतिदिन काम करते रहते हैं और काम करने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग का प्रतिक्रिया अगर अच्छा आता है तो दिल से खुशी मिलता है कि चलो कोई किसी ने भी तो लाइक किया, किसी को भी तो इस चीज़ को और डिमांड है, जो चाहते हैं कि हम इस प्रकार के वीडियो बनाएं और सिखाएं, है ना। तो आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, ले लीजिएगा, ले लीजिए ना। तो यहीं तक रखेंगे आज की इस वीडियो को, फिर किसी अगले वीडियो में हम इसकी विशेषताओं के बारे में लेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, इसके कंपेयर करके भी देखेंगे कि भारत के संविधान के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, है ना, उसके बाद जो है सो हम और भी जापान का जैसे हो गया, और भी देश है, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, तो उसके बारे में भी हम कंपेयर करके भी देखेंगे। उसके बाद इसकी विशेषता के रूप में हम ये भी देखेंगे कि कहाँ से, जैसे कि संसदीय प्रणाली किन देशों से लिया गया है, इन चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। सारे चीज़ों के बातें में हम जिक्र करने वाले हैं, ये अगले पार्ट में आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लाइक ज़्यादा मिले, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल पे नए हैं, और हमें इस प्रकार के वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हमें दीजिए इजाज़त।